गैमेट फॉर्मेशन देखते हैं अब। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने देख लिए, दैट हाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया हमने। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखा हमने टेस्टिस, ग्लैंड्स देखे, डक्ट्स देखे, फिर उसके बाद में हमने जेनाइटल देखा, एक्सटर्नल जेनाइटल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा मेमरी ग्लैंड, जेनाइटल, डक्ट्स एंड सम हॉर्मोन्स। अब देखते हैं कि जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वो कब हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, सो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे कौन सा गैमेट बन रहा है, विच गैमेट वी आर मेकिंग इन स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन सा है, कौन सा गैमेट बन रहा है यहाँ पे, स्पर्म्स है ना। स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना है विच इज मेल गैमेट। ओके, सो मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कहाँ हो, कब होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, जो मेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट कब से होता है। सो मेल्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन है दैट स्टार्ट्स एट पुबर्टी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन मेल गैमेट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। मेल में जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो कब स्टार्ट होता है, पुबर्टी में स्टार्ट होता है, दैट इज 13 to 14 ऑफ एज, एंड ये लास्ट करता है टिल द ओल्ड एज। इन मेल्स, मेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट्स इन ओल्ड एज ऑल्सो। तो सबसे पहले स्टार्ट कब होगा, पुबर्टी में होगा, ठीक है। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट फ्रॉम द जर्म सेल्स। हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। कौन से दो टाइप के सेल्स मिलते हैं, एक होता है जर्म सेल जो गैमेट्स बनाते हैं, और एक सेल होता है, एक टाइप का सेल होता है जो सर्टोली सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द गैमेट्स, स्पर्म्स, है ना। याद रखना दो तरीके के सेल्स हैं, जर्म सेल्स गैमेट्स बनाएंगे, सर्टोली सेल नर्स करेंगे, नर्स सेल्स कहलाते हैं। सो इट स्टार्ट्स बिगिंस ड्यूरिंग पुबर्टी, दैट इज 13 to 14 ऑफ एज। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया आर द सेल्स होते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स क्या करती हैं, अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। याद रखना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन से स्टार्ट हो रहा है। इनमें से कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो स्पर्मेटोगोनिया कुछ ऐसी सेल्स हैं जो अंडरगो करेंगे, स्पर्मेटोगोनियम होता है सिंगुलर, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी, इंक्रीज इन नंबर। अभी यहाँ पे इंक्रीज करना है नंबर, क्या करना है, नंबर इंक्रीज करना है। तो वो क्या करेंगी, माइटोटिक डिवीजन। और ये सारा काम कहाँ चल रहा है स्टूडेंट्स, वेयर इट इज गोइंग ऑन, ये काम कहाँ चल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल जर्म सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया, मुझे ये बताएगा कोई कि इसका प्लॉइडी क्या होगी, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, क्विकली, यस क्या होगी, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है। अभी स्पर्मेटोगोनिया एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है कि क्या प्लॉइडी है इसकी, 2n प्लॉइडी है, डिप्लॉयड है। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन कर दिया इसने, क्या कर दिया, माइटोटिक डिवीजन कर दिया। माइटोटिक डिवीजन के बाद में जो हमें सेल मिलता है दैट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होगा, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, ऐसा साइट जो स्पर्म्स बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। तो क्या मिला? ओके, सो innermost layer of spermatogonial becomes larger called spermatocyte। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद जब हमें खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया मिले तो उनमें से जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं जो अंडरगो होंगे गैमेटोजेनेसिस, उनको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अंडरस्टूड? दे आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, कोई बताएगा मुझे इसकी प्लॉइडी क्या होगी? इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। अभी ये मियोटिक डिवीजन में नहीं गया है, इसकी प्लॉइडी क्या है? 2n है। अंडरस्टूड? चलिए, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस। मियोसिस के बाद में सबको पता है मियोसिस अंडरगोज 2 मियोटिक डिवीजन, 2 मियोसिस होता है, 2 प्रोसेस में खत्म होता है। तो जब फर्स्ट मियोसिस होता है, मियोसिस 1, उसके बाद हमें मिलते हैं सेकेंडरी oocytes, सॉरी, उसके बाद मिलते हैं हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद मियोसिस 2 होगा और मियोसिस 2 के बाद हमें मिलेंगे 4 स्पर्मेटिड्स। क्या मिलेंगे? 4 स्पर्मेटिड्स। ये बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? जब स्पर्मेटोगोनिया में कुछ ऐसे सेल्स हैं विच अंडरगोज डिवीजन, जो कैपेबल है स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए, दे आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद हमें मिलता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और आफ्टर कंप्लीट मियोटिक डिवीजन हमेशा हमें मिलेंगे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब इनके क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर होगा 23। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इन्हें इश्यू नहीं? आगे बढ़े तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड। याद रखेंगे, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 2 टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो क्या बन गया? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कुछ सेल्स इनलार्ज हुए जिनको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या जाएंगे अंडर मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन 2 प्रोसेस में खत्म होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा हमें 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलेंगे और फाइनल मियोसिस 2 के बाद में वी विल गेट 4 स्पर्मेटिड्स। अंडरस्टूड? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यस, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? स्पर्मेटिड्स बना रहे हैं। याद रखेंगे एग्जाम में स्टूडेंट्स स्पर्मेटिड्स बनाने का। ओके, सबसे पहले मैं बताती हूँ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया यहां से आपको मिले स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स से बनते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बनने का जो प्रोसेस होता है ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या स्पर्म्स फुली डेवलप हो गए? नहीं, अभी स्पर्मेटिड्स सिर्फ फिजिकली तैयार हुए हैं, बट इट विल वर्क जब इसके अंदर क्या होगा? एंड्रोजन। इट रिक्वायर एंड्रोजन, इट रिक्वायर द फॉर्मेशन फुली डेवलप होने के लिए। अभी ये इमेच्योर है, ये इमेच्योर है, अभी ये इतने मोटाइल नहीं है, ये मोटाइल नहीं है, इनके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो अब इनका क्या करना है? मैच्योरेशन। हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल्स क्या करेंगे? स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। बन गया स्पर्मेटिड्स। अब क्या इनको नरिशमेंट चाहिए? अब ये इमेच्योर है, मैच्योर करना है, तो नरिशमेंट करने के लिए ये कहाँ पहुंचेंगे? इट विल रीच टू नर्व सेल, सर्टोली सेल। जब ये जाके सर्टोली सेल्स में
कैसा स्ट्रक्चर होता है, सर्टोरी सेल्स आर टेंट लाइक। अब क्या है, सर्टोरी सेल्स के अंदर खूब सारा एंड्रोजन भरा पड़ा है, खूब सारा टेस्टोस्टेरोन भरा पड़ा है। अब क्या होंगे, ये जो स्पर्मेटिड्स है इनका हेड जो होगा वो एम्बेड हो जाता है, कहाँ पे, इट विल गेट एम्बेडेड इनटू नर्व सेल, सर्टोली सेल। अब यहाँ से क्या मिलेगा इनको, खूब सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, खूब सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, देन ये जाके मोटाइल होंगे। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं। अब क्या होगा, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड। अब इन स्पर्मेटिड्स का क्या होना है, इन स्पर्मेटिड्स का होना है ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन स्पर्मेटिड्स का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, तभी तो जाके ये फंक्शनल बनेंगे। तो जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनटू फंक्शनल स्पर्म्स, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, फंक्शनल। इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना है, फंक्शनल स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना है, तो स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटिड्स बना रहे हैं। स्पर्मेटिड्स का बनने का फॉर्मेशन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जब हो गया, 4 स्पर्मेटिड्स मेरे पास आ गए, अब उनको नरिश करना है, वो कहाँ पहुंचेंगे, नर्व सेल के पास में, सर्टोली सेल्स के पास में। सर्टोली सेल्स उनका क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इमेच्योर है, अभी मैच्योर हो जाएंगे। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये जो इमेच्योर से इमेच्योरेशन का जो प्रोसेस है, दिस मैच्योरेशन और दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटिड्स से क्या बन जाएंगे, फंक्शनली स्पर्म्स। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अंडरस्टूड, इट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो अब स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कहाँ जाएंगे, ये चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे। सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। आप देख सकते हो, this is the layer, this is the periphery, outer layer. Here you can see, यहाँ दिख रहे हैं आपको खूब सारे सेल्स हैं। ये जो क्यूबॉइडल शेप दिख रहे हैं, ये क्यूबॉइडल शेप जो दिख रहा है आपको, ये होते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये जो क्यूबॉइडल शेप का आपको दिख रहे हैं, ये शेप्स के जो हैं, ये क्यूबॉइडल शेप्स के हैं, ये क्या है, ये है आपके स्पर्मेटोगोनियम। ये होते हैं जर्म सेल्स, है ना, ये होते हैं जर्म सेल्स, जो क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, है ना। इसके साथ साथ ये देखो टेंट शेप के सर्टोली सेल्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं। दिख गए आपको। तो जब स्पर्मेटोगोनिया, ये दिख रहा है आपको, सी दिस स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये जो है, ये है सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल के ऊपर ये जो स्पर्मेटिड बना है, ये स्पर्मेटिड कहाँ आके अटैच हो गया, इम्बेड हो गया सर्टोली सेल के हेड पे, सर्टोली सेल के हेड पे। अब क्या होगा, इस नर्व सेल के पास में जितना भी न्यूट्रिएंट होगा, जितना भी एंड्रोजन होगा, उस एंड्रोजन को यूज करेंगे फॉर इट्स डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट होगा, इसी को बोलते हैं स्पर्मिएशन। अंडरस्टूड। जर्म सेल्स से क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स बन गए, क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के होने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस सेकेंड प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में फाइनली जब ये स्पर्म डेवलप हो जाते हैं, तो ये रिलीज हो जाते हैं। इस रिलीज ऑफ स्पर्म को कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो टोटल डेवलपमेंट कितने प्रोसेस में खत्म हो रहा है, 3, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस, एंड लास्ट में जो
उनका रिलीज होता है, दैट इज स्पर्मिएशन। अच्छा, ये ऐसे तो स्टार्ट हो नहीं सकता, हमने पढ़ा था कि इट स्टार्ट्स एट पुबर्टी। तो पुबर्टी में ऐसा क्या होता है? ड्यूरिंग पुबर्टी व्हाट हैपेंस, इट इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है? जब पुबर्टी होती है, व्हेन द मैन एंटर्स इन पुबर्टी, सो एट दैट टाइम द हाइपोथैलेमस रिलीजेस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है? गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो क्या हुआ? This process is initiated, very very important, this is initiated at puberty due to the secretion of gonadotropins releasing hormone by hypothalamus. Hypothalamus is the master gland, everybody knows that. So hypothalamus से क्या होगा? gonadotropin release होगा। gonadotropin releasing hormone किसको जाके इनिशिएट करता है, किसको जाके ट्रिगर करता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? इनिशिएट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होके किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करेगा? ये सिक्रीट करेगी दो हॉर्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। ये क्या करेगा? सिक्रीट टू हॉर्मोन्स, टू गोनाडोट्रोपिन्स। फर्स्ट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करें? एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, एक करेंगे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक करेंगे FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल से समझ में आ रहा होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली क्या करते हैं? इट इज हेल्पिंग इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली नीड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। और जब तक एंड्रोजन प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक गैमेट्स का मैच्योरेशन भी नहीं होगा। तो LH एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नीड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास में आउटर साइड में क्या होंगे? जर्म सेल्स तो होंगे, स्पर्मेटोगोनियम तो होंगे, बट इंटरस्टिशियल गैप्स भी होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास में। उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसी इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद पास में क्या मिलता है हमें? इंटरस्टिशियल सेल्स। इसीलिए LH का एक और नाम है, क्या नाम है? इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH को और क्या बुलाया जाता है? LH इज ऑल्सो नोन एज स्टिमुलेटिंग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो वो किसको जाके इनिशिएट करेगा, किसको जाके स्टिमुलेट करेगा? लेडिक सेल्स को, ताकि वो फटाफट एंड्रोजन बनाना स्टार्ट कर दे एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। उसके बाद क्या होगा? एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। जब तक एंड्रोजन मेल हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। सो आफ्टर दैट FSH जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करेंगे? वो एक्ट करेंगे किस पे? सर्टोली सेल्स पे। और सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ गई बात? स्पर्म्स तो बन जाएंगे, लेकिन आफ्टर द मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए? सर्टोली सेल्स का डेवलपमेंट, एंड्रोजन का प्रोडक्शन। तो दैट इज मस्ट। आपको क्या याद रखना है कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ड्यूरिंग द पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद में दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल रिलेट्स टू द गैमेट सेल्स बनाने एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, L फॉर लीडिंग सेल्स, वहां जाके एंड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। अंडरस्टूड? आगे चले। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। एग्जाम में आपको ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस, क्या क्या की पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने हैं। तो ये जो है द होल बॉडी इज कवर्ड विद द मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पूरी बॉडी होती है
स्पर्म की, वो किससे कवर रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देखो हमने पूरे स्पर्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं हम, ये हो गया हेड। ये जो पोर्शन है दिस इज नेक। ये है मिडल पीस। मिडल पीस और हेड को जोड़ने वाला जो पोर्शन है उसे हम नेक कह रहे हैं। सो दिस इज मिडल पीस। और ये हो गई टेल। तो कितने पार्ट्स हैं? वन हेड, फिर नेक, तीसरा मिडल पीस और चौथा टेल। तो पूरे बॉडी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा, इसकी जो आउटर कवरिंग है उसे क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप हेड में देखो, आप देख सकते हो हेड में आपको 2 पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये 2 पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये ऊपर का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट जो है इसे कहते हैं एक्रोजोम। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसा क्या होता है एक्रोजोम में? एक्रोजोम के अंदर एक केमिकल होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे हाइरोनिडेज। हाइरोनिडेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे जब आगे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इसका क्या फंक्शन है। एक्रोजोम में एक केमिकल प्रेजेंट होता है, हाइरोनिडेज एग्जाम में आता है आपका। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि हाइरोनिडेज विच केमिकल, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एक्रोजोम। उसके बाद में हेड में आपको मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियस, जो हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड। इट इज मेल गैमेट। मेल गैमेट है ना, तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? ओनली 23, 1 सेट क्रोमोसोम। सो हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सो हेड पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रेजेंट है हाइरोनिडेज, जो बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। और दूसरा, जब कॉर्पस ल्यूटम, जब मेम्ब्रेन होता है, थिका होता है ओवम का, जब उसको पेनिट्रेशन करना होता है उस समय पे हाइरोनिडेज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद न्यूक्लियस मिल रहा है आपको, कंटेंट मिल रहा है। फिर जो मिडल पीस है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है स्पाइरल शेप में। आप देखेंगे स्पाइरल शेप में, यहाँ पे स्पाइरल शेप में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए होता है? हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी। ये एक सेल है। स्पर्म जो होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है, ये एक सेल है। तो क्या हुआ? इस सेल में एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो लोअर पार्ट है टेल, ये क्या करता है? ये विग्रसली मूव करता है, विग्रसली स्पाइरली शेप में मूव करेगा। क्यों? ताकि वो स्विम कर सके, एंड स्विम करके इट कैन रीच टू ओवम। तो ओवम तक पहुंचने के लिए टेल को एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात समझ में आ गई? इजी सा डायग्राम है। कितने पीस है? हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड में क्या फिल है हमारे पास में? एक्रोजोम है। उसके बाद में न्यूक्लियस है। फिर आता है मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी किसको चाहिए होती है? टेल को, ताकि वो विग्रसली मूव करने में, उसको मूवमेंट करने में हेल्प करे। उसके बाद में स्पर्म में एक और सेल का ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। वो क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मिडल पीस। अच्छा, कोई मुझे यहाँ बताएगा सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेल में सेंट्रियोल का काम क्या होता है? एनीवन, कोई बताएगा मुझे सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन। कुछ याद आया? बिल्कुल। तो किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर्स बनना होता है ना, सेल डिवीजन जब होता है स्पिंडल फाइबर्स बनना होता है, तो उस टाइम किसकी जरूरत होती है? सेंट्रियोल्स की जरूरत होती है। तो स्पर्म जो है वो अपने साथ में सेंट्रियोल लेके चलता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, हम आगे पढ़ेंगे कि इस सेंट्रियोल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये सेंट्रियोल लेके जा रहा है अपने साथ में। तो क्या क्या कंटेंट हो गया? न्यूक्लियस,
एंड सेंट्रियोल, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लेटर ऑन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जरूरत होते हैं। ठीक है, आगे देखें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, एक बात, नेक, दूसरी अ मिडल पीस, तीसरी बात एंड अ टेल। अंडरस्टूड, ये चार चीज समझ में आई आपको? ओके, होल बॉडी किससे सराउंडेड रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगा ही, नॉर्मल सी बात है। स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यही बात की थी हमने। क्या बात की थी कि हेड में क्या प्रेजेंट है? इलोंगेटेड, ये देखो इलोंगेटेड लंबा सा आपका क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। गैमेट्स हैं, गैमेट्स में हमेशा हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, आगे देखें। स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? एक्रोसोम। देखा? ये देखो न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहां दिख रहा है कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे काम करता है। क्या नाम है इस एंजाइम का? अभी हमने डिस्कस किया, बताओ मुझे इस एंजाइम का क्या नाम है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे काम आएगा? हाइलोरोनिडेज, अभी हमने बात किया। क्या है? हाइलोरोनिडेज, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे काम आता है जब ओवम स्पर्म का इंटरेक्शन होता है उस टाइम, कॉपुलेशन के टाइम पे। द मिडल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया होता है? जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्रोसोम इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ द टेल। टेल की मूवमेंट के लिए चाहिए हमें। क्यों चाहिए? ताकि टेल मूव कर सके, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी हो। आपको पता है कि व्हेन ड्यूरिंग द कोइटस व्हेन द स्पर्म इंसेमिनेशन अकर, द स्पर्म को क्या होता है? स्पर्म को कहाँ पहुंचना होता है? एग तक। और वहां तक पहुंचने के लिए उसको चाहिए मोटिलिटी। ये मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? टेल। और टेल को क्या चाहिए? एनर्जी। समझ में आई बात? और ये एनर्जी कहां से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। आगे बढ़े, देखो कहा जाता है कि जब एक इजैकुलेशन होता है, जब एक बार सेमेन का प्रोडक्शन होता है, एक इजैकुलेशन होता है, तो उस इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। जब एक कोइटस होगा, कोइटस मींस जब इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन, कोइटस, when male and female partners, when the transfer of sperms is there, उसे कोइटस कहा जाता है। तो जब कोइटस के टाइम पे इंसेमिनेशन होता है तो अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म का रिलीज होता है। लेकिन उसमें से फर्टिलाइज कितने होंगे? सिर्फ एक फर्टिलाइज होंगे, क्योंकि ओवम कितना है? एक है। तो फर्टिलाइज करने के लिए आउट ऑफ 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से जो सबसे ज्यादा मोटिलिटी होगी जिसके अंदर, जिसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होगा, जो सबसे पहले एग के पास पहुंचेगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जो हेल्दी मैन होता है, जब एक हेल्दी मैन होता है, जब इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास इतने सारे स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, तो उसमें से 60% जो स्पर्म्स हैं वो उनके पास में नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। अमाउंट ऑफ जितना भी स्पर्म रिलीज हो रहा है उसमें 60% जो स्पर्म होते हैं उनकी जो शेप होती है, साइज होती है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। और बाकी जो 40% होती हैं स्पर्म होंगे, उनकी क्या होंगे? उनकी मोटिलिटी जो होगी वो विग्रस होगी, बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं, तो इनकी स्पीड जो है, जो मोटिलिटी है, वो ज़्यादा होगी। तो आउट ऑफ ऑल द स्पर्म्स ड्यूरिंग द वन इंसेमिनेशन, एक जब सीमेन प्रोडक्शन होता है, जब इजैकुलेशन होता है, तो उसमें 60% स्पर्म क्या होंगे? उनके शेप साइज परफेक्ट होंगे, और 40% जो होंगे उनकी मोटिलिटी अच्छी होगी। अच्छा, स्पर्म जो होता है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हमने पढ़ा था
क्या पढ़ा कि जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, एसेसरी डक्ट से पास होते हैं। क्या क्या थे एसेसरी डक्ट्स, रिमेंबर, एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस, वास एफरेंस, वास डिफरेंस, फिर उसके बाद में यूरेथ्रा से पास होते हुए, तो जितने भी एसेसरी डक्ट से पास होते हुए यहाँ से स्पर्म का रिलीज हुआ, स्पर्म बन गए, स्पर्म यहाँ से रिलीज हुए, सारे जो हमारे एसेसरी डक्ट्स हैं वहां से पास हुए, और बाद में जाके सेमिनल वेसिकल से जो प्लाज्मा होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है, उसको कलेक्ट करते हैं। देखो वापस बताते हैं क्या हुआ। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हुआ, स्पर्म रिलीज हुआ, फिर इसके बाद में रीटेस्टिस, रीटेस्टिस के बाद में वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया कहाँ गया, फिर उसके बाद में आपका क्या है, एपिडाइडमिस। ये सारे क्या हैं, ये सारे एसेसरी डक्ट हैं। एपिडाइडमिस से फिर क्या पास गया, फिर वो गया वासा डिफरेंशिया। अब इसके बाद में क्या होता है, एब्डोमेन में पास होगा वो, एब्डोमेन में पास होने के बाद में वो किससे मिलता है, 3 ग्लैंड से। अब सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से क्या कलेक्ट करेगा, सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा से क्या कलेक्ट करेगा, सेमिनल प्लाज्मा। अब सेमिनल प्लाज्मा कलेक्ट करेगा, प्लस और है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जाएगा। उसके बाद में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में जब पास होगा तब किसका प्रोडक्शन होगा, सीमेन का प्रोडक्शन होगा। स्पर्म जब तक सेमिनल वेसिकल से सेमिनल प्लाज्मा और प्रोस्टेट ग्लैंड से पास नहीं होते हैं तब तक सीमेन का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों चाहिए होता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में जाके क्या बनता है, सीमेन। सीमेन कहाँ पास होता है, ये यूरेथ्रा में पास होता है। उसके बाद क्या होगा, मेल एसेसरी डक्ट्स के बाद में प्लस ग्लैंड से जब वो पास हो रहे हैं, 3 ग्लैंड हमारे पास में, ये सब किससे मेंटेन्ड होते हैं, ये है एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेंटेन करता है। तो ये याद रखेंगे। तो ग्लैंड्स को और जितने भी एसेसरी डक्ट्स हैं उनको कौन मेंटेन रखेगा, एंड्रोजन मेंटेन रखेगा। तो ये बात समझ में आई आपको, क्या हुआ कि हाउ द इंसेमिनेशन, हाउ द सीमेन इज फॉर्म्ड। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए, तो वो बात हो गई कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे हुआ और स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे है, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे है। आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि ह्यूमन स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हेड में क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा oogenesis। oogenesis क्या होगा, एग का फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन। और हम यहाँ पे किसका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ओवम का। किसका, ओवम का। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, ये पॉलिकल क्या है, ये oocyte क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी oocytes क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो ये डाउट्स मैं आपके यहाँ पे क्लियर करती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो oogenesis होता कहाँ है, वेयर, वेयर, कौन बताएगा मुझे, फटाफट बता दो कहाँ होता है oogenesis। पढ़ा है वो स्ट्रक्चर, पढ़ा था हमने, वेयर, ओवरी। कहाँ होगा, ओवरी में। और अच्छा कब होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। oogenesis स्टार्ट कब होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओवम बनना स्टार्ट कब होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। व्हेन, जब फीमेल अपनी फीटल कंडीशन में होती है, जब फीमेल जो होती है वो फीटल कंडीशन में होती है, जब वो फीटस होती है, तब वो जब वॉर्म में है, अपनी मदर की वॉर्म में है, तभी ये oogenesis स्टार्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, जब इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट हो रहा है तभी फीमेल में oogenesis स्टार्ट हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आई बात। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट और ओवम इज कॉल्ड एज, ओवम के फॉर्मेशन को, मैच्योर ओवम के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं, oogenesis। oogenesis स्टार्ट्स
कब स्टार्ट हो रहा है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या पढ़ा हमने? एम्ब्रियोनिक स्टेज ड्यूरिंग द 25th वीक ऑफ द फीटल स्टेज। ये होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। जब थर्ड ट्राइमेस्टर बन रहा होता है तभी क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है, जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तभी oogenesis स्टार्ट हो जाता है। समझ में आई बात? लेकिन मेल्स में क्या होता है? मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस तभी स्टार्ट होता है जब वो पुबर्टी में पहुंचते हैं। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, अब देखिए जर्मिनल एपिथीलियम, जर्म लेयर, जर्म लेयर्स वो होते हैं, जर्म सेल्स वो होते हैं जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ देखो क्या होता है, जब ओवरी बन गई है तो ओवरी के जो जर्म एपिथीलियम है, जर्म सेल्स हमने पढ़े थे वहां पे, जर्म एपिथीलियम होता है, वो क्या करता है? डिवाइड माइटोटिकली। प्लीज पे अटेंशन। कैसा डिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स? कैसा डिवीजन हो रहा है? ओवरी के जो जर्मिनल एपिथीलियम है, जो जर्म सेल्स हैं, वो क्या करेंगे? माइटोटिक डिवीजन करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। क्या कर रहे हैं? माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो अभी अपना नंबर बढ़ाना है, जब नंबर बढ़ जाएगा तो उसके बाद में मियोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ओवरी ने क्या किया? माइटोटिकली डिवाइड कर दिया। क्यों? टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने क्या किया? जर्म सेल्स, जर्म एपिथेलियम की सारी सेल्स नहीं डिवाइड होंगी, सारी सेल्स गैमेट्स नहीं बनाएंगी, उसमें से कुछ सेल्स क्या होती हैं, वो माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और अपना नंबर बढ़ाती हैं। तो ये जो माइटोटिकली डिवाइड होके आपको जो सेल्स मिली हैं उसे क्या बोलेंगे? ऊगोनिया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ऊगोनिया। यही से कहानी स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज पे अटेंशन। क्या हो गया? जर्म सेल्स ने डिवाइड किया माइटोटिकली। माइटोटिकली क्या होता है? नंबर बढ़ाना होता है जब हम माइटोसिस होती है। तो जब माइटोटिक डिवीजन हुआ तब जो हमें सेल्स मिली उसे कहते हैं ऊगोनिया। क्या बोलेंगे उसे? ऊगोनिया। नो ऊगोनिया फॉर्म्ड और एडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर बर्थ। जितने ज्यादा पूरे लाइफ टाइम के लिए जितने एग का प्रोडक्शन होना है, जितने ओवम का प्रोडक्शन होना है, उसका फेट कब डिसाइड होता है? कब? जब पहले ही डिसाइड हो जाना है। कब डिसाइड होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारी ऊगोनिया बन जाएंगी जो फर्दर पुबर्टी में जाके आपके ओवम बनाएंगी। तो एक बार बर्थ हो गया फीमेल का, देयर इज नो ऊगोनिया, देयर इज नो प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो क्या होता है, ऊगोनिया क्या होती है ना, इट एंटर्स इनटू मियोसिस 1। अब क्या होगा? मेरे पास ऊगोनिया मिल गया, अब ये ऊगोनिया करेगी अब गैमेट फॉर्मेशन। मुझे सेल्स मिल गई, ये मदर सेल्स है। हमने पढ़ा था जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले हमें मदर सेल्स मिलती है। ठीक है, गैमेट मदर सेल्स मिलती है हमेशा, और फिर वो क्या करती है? मियोसिस में जाती है। हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये देखा था कि जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उससे पहले हमें मदर सेल्स मिलती है। तो यहाँ पे मिल गई हमें मदर सेल्स। अब बताओ इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। सबको पता है मियोसिस दो फेज में होता है, पहले मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है। तो क्या होता है कि जब ये ऊगोनिया मियोसिस कर रही होती है तो मियोसिस के प्रोफेज 1 में एंटर होते ही अब क्या हुआ? जब प्रोफेज 1 आता है, ये याद करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये ऊगोनिया प्रोफेज 1 में आती है तब क्या हुआ? अब ये हो गई अरेस्ट। अब ये इसके बाद डेवलप नहीं हो पाती है, इसके बाद ये मियोसिस नहीं कर पाती है। तो एक बात बताओ, अब क्या हुआ? अरेस्ट। अरेस्ट मतलब विच स्टॉप डिवीजन। अब डिवीजन नहीं होगा, अब डिवीजन नहीं होगा इसके बाद में। तो क्या हो गया? मदर सेल ने, ऊगोनिया ने क्या किया? मियोसिस किया, और जब भी वो मियोसिस में आई, फर्स्ट फेज में आई, प्रो फेज में आई, और प्रो फेज 1 करने के बाद अब ये क्या हो गई? अरेस्ट हो गई। अब नो मोर डिवीजन। तो एक बात बताओ कि जब पुबर्टी से पहले जो सेल्स होती हैं, जो oocytes बनती हैं, वो कौन से फेज में अटकी हुई होती हैं? प्रोफेज 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है यही क्वेश्चन, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे। तो अब देखो, अब क्या हुआ? ऊगोनिया एंटर इनटू मियोसिस 1 और प्रोसीड्स अप टू
डाइकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज वन, प्रोफेज वन के डाइकाइनेसिस में जब सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा होता है तो उस फेज वन में क्या आके अटक जाएगी। अब इट गेट सस्पेंडेड, इट गेट अरेस्टेड। यहां तक सबको समझ में आया? जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन क्या, ऊगोनिया दिया, मदर सेल दिया। अब ये मदर सेल जब मियोसिस करना स्टार्ट करेगी तो उसके प्रोफेज में आते ही हो गया स्टॉप, नो डिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं। एट दिस स्टेज ये जो होती है, अब ये जो मेरे को मिली, ये ऊगोनिया जो मुझे मिला, इसे हम कहेंगे प्राइमरी ऊसाइट। ऊसाइट मतलब, साइट मतलब सेल, कैसी सेल? ओवम की सेल। प्लीज बेटा देखो ध्यान से कि जब ऊगोनिया है, इस ऊगोनिया को जो फर्स्ट सेल डिवाइड होती है ना, ओवम बनना है, तो उस ओवम को बनने के लिए जो मेरे को पहली सेल मिल रही है जो डिवाइड कर रही है, उसे मैं क्या बोलूंगी? प्राइमरी ऊसाइट। जो कहाँ अटक गई है? प्राइमरी ऊसाइट कहाँ अटक गई आके? ये अटक गई प्रोफेज वन में। किसके? मियोसिस वन के प्रोफेज वन में आके अटक गई है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है मेरा प्राइमरी oocyte। जब फीमेल डेवलपमेंट होगा, जब फीमेल का बर्थ होगा, तो वो अपने प्राइमरी oocyte को लेके अब डेवलप होगी। अब क्या होगा? ईच प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब देखो ये इतना सबको समझ में आया? यहां तक क्या हुआ? अब क्या होता है ना बेटा, ये जो मेरे को, ये जो मुझे सेल मिली, अब ये मेरे को मिल गई प्राइमरी oocyte, ये मिल गई मुझे प्राइमरी oocyte। अब क्या करना है? इसको कब तक डेवलप होना है? अब ये अरेस्ट हो गई है, लेकिन जब तक पुबर्टी तक होगा तब तक मुझे इसको प्रोटेक्ट करके रखना है ना। तो ये सेल्स क्या करती हैं? अपने आसपास कुछ सेल्स को सराउंड करने लगती हैं। ये जो आसपास के सेल्स हैं इसे बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब प्राइमरी oocyte को मुझे क्या करना है? प्रोटेक्ट। अब प्राइमरी oocyte को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसके आसपास क्या कर दूंगी? खूब सारे सेल्स बना दूंगी, खूब सारे सेल्स को जोड़ दूंगी। अब ये क्या करेंगे? एक लेयर बना दिया आउट। अब ये वो हो गई ग्रैन्युलोसा सेल्स, और इस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगी अब प्राइमरी oocyte, जो प्रोफेज वन में आके अटक गई है। समझ में आ गई बात? आगे देखो, इसे बोलेंगे अब प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल कहां से आया? अभी तो हम प्राइमरी oocyte की बात कर रहे थे। देखो बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही कंफ्यूजन होता है। ये जो सेल है ना अंदर वाली, ये जो येलो वाली सेल है, ये तो है मेरी प्राइमरी oocyte, और इसके बाहर जो सेल है वो ग्रैन्युलोसा सेल है। तो जब प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैन्युलोसा सेल होती है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बात समझ में आई? प्राइमरी oocyte को जब मैंने सेल से कवर कर दिया, अब मुझे जो ये स्ट्रक्चर मिला है 1 + 2, दैट इज 1 डिग्री प्राइमरी फॉलिकल। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ग्रैन्युलोसा सेल है आपकी, ग्रैन्यूल्स है जो आपके oocyte को प्रोटेक्ट कर रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एट पुबर्टी होता क्या है बेटा? जब फीमेल का बर्थ होगा, आफ्टर दैट जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में देयर आर मिलियंस ऑफ oocytes डेवलप, बट ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से पुबर्टी तक जाते जाते कितनी oocytes बच जाती है? सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ईच ओवरी, ईच ओवरी का मतलब समझो, यू नो, एवरीबडी नोज, सबको पता है कितनी ओवरीज होती है? पेयर ऑफ ओवरी। एक फीमेल बॉडी में 2 ओवरी होगी, तो हर ओवरी में कितनी सेल्स होंगी? 60 to 80,000। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े चलिए। अभी तक सेल्स किस फेज में अटकी हुई है? प्रोफेज वन में। उसके बाद में उसके साइड में क्या लग गई है? सेल्स लग गई है, ग्रैन्युलोसा सेल, और ये पूरा स्ट्रक्चर हमें कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब आगे बढ़ते हैं। एट पुबर्टी, अब आ गई पुबर्टी, पुबर्टी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है
गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर्स। अब देखो मेरे पास क्या था, अंदर थी मेरी प्राइमरी oocyte, ठीक है, इसके बाहर मैंने लगा दिया ग्रैन्युलोसा सेल, लगा दिया था, यहाँ लगा दिया मैंने ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होगा बेटा, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल है ना ये और इंक्रीज होती जाती है, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक सेल जो प्राइमरी oocyte है अंदर, उसके आसपास अब सेल्स क्या बढ़ने लग गई, क्या हो गई, बढ़ने लग गई। एक लेयर, दो लेयर, ठीक है, दो लेयर हो गई, तीन लेयर हो गई। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ रही है, अंदर की oocyte प्राइमरी oocyte अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, जब ये मोर लेयर्स से सराउंड हो जाती है, ग्रैनुलोसा सेल्स से और सराउंड हो जाती है और एक न्यू थीका बनाती है। थीका मतलब क्या होता है, कवरिंग। आप देख रहे हो यहाँ पे दो थीका, एक लेयर अंदर, एक वॉल बाहर, थीका क्या होगा, वॉल्स। अब उसने एक नई वॉल और बना दी। अब इस स्ट्रक्चर को क्या मैं बोलूंगी, सेकेंडरी फॉलिकल। oocyte प्राइमरी है, फॉलिकल सेकेंडरी हो गया, क्योंकि उसकी लेयर्स बढ़ गई है। अब देखो, अब क्या होता है ना, इस सेकेंडरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा, इस फॉलिकल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये जो सेल है ना, ये तो प्राइमरी oocyte ऐसी की ऐसी है, लेकिन ये जो ग्रैन्युलोसा सेल बढ़ गए हैं, अब इसका क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है। और मूवमेंट होने के बाद में एक नई सी सेल बनाती है। क्या करती है, ये देखो, प्राइमरी oocyte बीचों बीच है, प्राइमरी oocyte अभी भी प्राइमरी oocyte है, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या होती है, अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, एक तरफ शिफ्ट हो गई, एक तरफ शिफ्ट होके क्या करती है, वॉल्स पे लग जाती है। एक तरफ से तो वो वॉल्स पे कनेक्ट हो जाती है और ये पूरा जो एरिया है ना ये खाली छूट जाता है। देखो हुआ क्या, ये जो आपको सेल दिख रही है अभी क्या होगा, एक तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, एक तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा तो एक एक तरफ वॉल पे तो वो ग्रैनुलोसा सेल्स लगी हुई है, लेकिन जो पीछे का पूरा एरिया होता है ना बेटा, वहां पे सेल्स क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। तो डीजेनरेट हो जाती है तो एक कैसा स्ट्रक्चर छोड़ देती है, फ्लूइड फिल्ड। ये क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, सेल्स क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी, एक तरफ खिसक के ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड एरिया है, जो खाली जगह है, दिस वॉइड इज नोन एज एंट्रम। इसको क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एंट्रम। एंट्रम क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड एरिया होता है। क्या होता है, इट इज फ्लूइड फिल्ड एरिया। और ये जो एरिया आप देख सकते हो, ये क्या हो गया, एक तरफ अटैच हो गया। तो देखो क्या हुआ, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसको क्या बोलेंगे, एंट्रम। और ये जो आपको एक नया सा स्ट्रक्चर बन के दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फ्लूइड हो गया, इसमें एंट्रम भी प्रेजेंट है, इसकी सेल्स अलग हो गई, प्राइमरी oocyte अलग खिसक गई। तो अब ये कैसा फॉलिकल होगा बेटा, ये इसको हम कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर oocyte कौन सा है, प्राइमरी। oocyte का भी कोई भी चेंज नहीं आया, अभी भी oocyte ही चल रही है, बस क्या हो रहा है, बाहर की जो दीवारें हैं वो हम चेंज कर रहे हैं, कभी हम पास में ला रहे हैं, कभी दूर कर रहे हैं, कभी हमने बीच में जगह छोड़ दी। तो ये जो अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं इसको बोलते हैं फॉलिकल्स, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या होता है, ये एक थीका लेयर बनाती है। थीका क्या होता है, वॉल। वॉल की उसने क्या बनाई, एक नई लेयर बनाई। उसने क्या किया, अभी वॉल बनाई। वॉल बनाते बनाते उसने क्या किया, साइड में न्यू वॉल्स बना दी। क्या बना दी, एक अपना अच्छा सा वॉल बना दिया, डबल लेयर वॉल बना दी। जब उसने डबल लेयर वॉल बना दी तो ये जो बाहर की तरफ होती है इसे कहते हैं थीका इंटरना। इसे क्या बोलेंगे, सॉरी, जो बाहर की तरफ है उसे क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना। और जो अंदर की साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, ये होगी बाहर की साइड, ये हो गई थीका। थीका मतलब वॉल कहाँ है, बाहर की साइड, तो ये हो गई थीका एक्सटर्ना। और जो अंदर के साइड वॉल दिख रही है
ये हो गई थीका, थीका मतलब वॉल, वॉल कहाँ पे है, इनसाइड, तो ये हो गई थीका इंटरना। समझ में आई बात? टर्शरी फॉलिकल बहुत वेल डेवलप्ड है। टर्शरी फॉलिकल ने क्या किया, अपने सेल्स को इस तरीके से अरेंज किया कि एक साइड तो बहुत सारे सेल्स हैं, एक साइड खाली पड़ा है। जो खाली पड़ा है, फ्लूइड फिल्ड है, उसे हम एंट्रम कहते हैं। और जो सेल्स हैं उसको इस तरीके से अरेंज किया कि उसने अच्छा सा थीका बना दिया, वॉल बना दिया। तो बाहर की तरफ की वॉल जो है वो थीका एक्सटर्ना, अंदर के साइड है वो थीका इंटरना। ये आपका टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे लेयर्स अरेंज हो जाती है, इनर थीका इंटरना, आउटर थीका एक्सटर्ना। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? ऊसाइट अभी भी प्राइमरी है जो प्रोफेज 1 में अटकी पड़ी है। अब देखते हैं, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल टू टर्शरी फॉलिकल, ये जो कहानी आप देख रहे हो प्राइमरी से लेकर तीसरी तक, प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल तक जो डेवलपमेंट है, और ये कब हो रहा है, पुबर्टी में हो रहा है। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ये क्यों हो रहा है। तो ये जो चेंज है, ग्रैनुलोसा सेल्स का अरेंजमेंट जो हो रहा है, ये पुबर्टी के टाइम पे हो रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये क्या करता है, रीस्टार्ट होता है। उसका मियोसिस अटक गया था, अब ये स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास में। जब टर्शरी फॉलिकल बना, इसके बाद में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन जो अटक गया था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, वो रीस्टार्ट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, अब क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट। हमको बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर मिल गया। अब जब इसके बाद में मियोटिक डिवीजन होगा, तो मियोटिक डिवीजन के बाद हमेशा कितनी सेल्स मिलेगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद में 2 सेल्स। लेकिन बेटा ये जो सेल का डिवीजन होता है ये होता है अनइक्वल। कैसा होता है डिवीजन, अनइक्वल। अब क्या हुआ, ये प्राइमरी ऊसाइट जो थी, अब ये क्या हो जाएगी, ये डिवाइड करेगी। डिवाइड करने के बाद में मुझे 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक मिलेगा मुझे लार्ज, अनइक्वल है, और एक मुझे मिलेगा स्मॉल। तो जो स्मॉल होता है, जो स्मॉल सेल है, उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या होगी, पोल्स, देखो छोटा सा, तो छोटा सा जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी। ठीक है, और जो बड़ा हमें हैप्लॉइड सेल मिला उसे मैं क्या कहूंगी, सेकेंडरी ऊसाइट। तो बेटा क्या हुआ, ये प्राइमरी ऊसाइट अब इस टर्शरी फॉलिकल वाले अरेंजमेंट में मियोसिस 1 करेगी। मियोसिस 1 करने के बाद में अब ये क्या बनाएगी, 2 सेल्स। मियोटिक 1 डिवीजन हो गया, मियोसिस 1 हो गया, उसके बाद मुझे 2 सेल्स मिलेंगे, एक छोटा हैप्लॉइड पोलर बॉडी, बड़ा हैप्लॉइड सेकेंडरी ऊसाइट। समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, चलो अब क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है इट रिटेन्स बल्क। अब क्या होगा, जब सेकेंडरी ऊसाइट बन गया, मेरे इस सेल में मुझे एक पोलर बॉडी मिली और एक सेकेंडरी ऊसाइट मिला, सेकेंडरी ऊसाइट। अब ये क्या होगा ना बेटा, ये क्या होगा, खूब सारा साइटोप्लाज्म भरेगा। अब सेकेंडरी ऊसाइट है, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, साइटोप्लाज्म तो चाहिए। साइटोप्लाज्म क्यों चाहिए, पढ़ेंगे आगे कि जब फर्टिलाइजेशन में कौन कहां से क्या लेके आ रहा है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म बनेगा। ठीक है, अब द टर्शरी फॉलिकल, अभी टर्शरी फॉलिकल कौन है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट है। ये समझ में आ गई बात? और टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही तो सेकेंड प्राइमरी ऊसाइट ने मियोसिस कंप्लीट की थी, तो क्या बन गया, अब सेकेंडरी ऊसाइट बन गया। फर्दर चेंजेस टू ग्राफियन फॉलिकल, ये जो लेयर दिख रही है आपको बेटा, थीका दिख रही है, अब ये क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। अब हम इसे क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल के बाद में अब हमको क्या मिल रहा है, पहले था प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद में वो बना टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बना टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में अब क्या हुआ, मियोसिस कंप्लीट हुआ। अब मियोसिस कंप्लीट होने के बाद में इस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक सेकेंडरी ऊसाइट बन गई, सेकेंडरी ऊसाइट बन गई। अब ऊसाइट जब बन गई, सेकेंडरी ऊसाइट, अब ये टर्शियरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। हो गया, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ऊसाइट कैसी थी,
प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर oocyte कैसी थी, प्राइमरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल में जब डेवलपमेंट हुआ तो मियोसिस हो गया और ये प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गई, सेकेंडरी oocyte में। जब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई तो अब ये थर्ड डिग्री जो है, जो टर्शरी फॉलिकल है, वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाई अ न्यू मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी oocyte दिख रही है आपको, अब इसके आसपास में एक नई लेयर बन जाएगी और उस लेयर को, उस वॉल को हम क्या बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा। अभी सेकेंडरी फॉलिकल है, इस सेकेंडरी oocyte जो है, इसके आसपास एक नई लेयर बन जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम, जोना पेल्यूसिडा। अब हमें क्या, पोलर बॉडी की तो जरूरत है नहीं, हमें तो oocyte चाहिए। तो oocyte के लिए हम क्या करेंगे, उसके बाहर बाहर हम एक अलग सी लेयर बना देंगे ताकि वो सेपरेट हो जाए। और इस सेपरेट करने के लिए जो ये वॉल बनाई मैंने, ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के बाहर जो लेयर बन रही है उसे बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ये तैयार हो गया अब हमारा ओव्यूलेशन के लिए। एग्जाम में आता है कि एक बात पूछी जाएगी, अभी हमने क्या देखा बेटा कि अभी मियोसिस खत्म नहीं हुई है, तो पूरा ओवम आपको जो मेगास्पोर है वो मिला नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो एग सेल, जो oocyte रिलीज होती है, क्या वो फुली मैच्योर होती है, नहीं होती है, अभी ये मैच्योर नहीं हुई है। बहुत की पॉइंट है। तो एक्चुअली ओव्यूलेशन के टाइम पे जो oocyte रिलीज होता है वो क्या होता है, वो सेकेंडरी oocyte होता है। आगे पढ़े, देखो क्या होगा, सेकेंडरी oocytes अंडरगोस सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब देखो, जब जोना पेल्यूसिडा बन गया ना, जब उसने पोलर बॉडी अलग चली गई, सेकेंडरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte के आगे हमने वॉल बना दी, अब क्या होगा, मुझे एक नया अरेंजमेंट मिल गया। अब इसमें मैं क्या कराऊंगी, मियोसिस 2 स्टार्ट करवाऊंगी। अब इसमें स्टार्ट हो गया मियोसिस 2। अभी एक मियोसिस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था, रुक गया, फिर अभी कंप्लीट हुआ, अभी मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, अभी तक पूरी मियोसिस हुई नहीं है, आपके पास में 4 सेल्स आए नहीं है अभी तक। तो देखो, तो अब क्या हुआ, जब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट होता है तो उसके बाद में वापस से सस्पेंड हो जाती है। कब, कहाँ आके, मेटाफेज 2 में आके। मियोसिस 2 का मेटाफेज जब आएगा तो उसमें आके अब ये क्या हो गई, अरेस्ट हो गई, फिर वही बात, फिर रुक गई, फिर सस्पेंड हो गई। याद रखना, एक प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte, फिर उसके बाद में मियोसिस 2 oocyte, सेकेंडरी oocyte, दैट मेटाफेज 2। अब ये हो गया। अब क्या होता है इस स्टेज में, क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल क्या है बेटा, ये जो बाहर की लेयर थी ना, ये थी ग्राफियन फॉलिकल। हमने क्या पढ़ा था, ये जो ग्राफियन फॉलिकल थी, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जब जो सेकेंडरी oocyte है, उसने जब पोलर बॉडी बना दी और एक सेकेंडरी oocyte मेटाफेज में कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल थी ना आउटसाइड की, अब ये क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाती है, ताकि सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आ जाए। समझ में आई बात। सारी कहानी इसके अंदर चल रही है। प्राइमरी oocyte निकल गया सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte अब क्या होगा, ये इसको बाहर आना है, ओव्यूलेशन होना है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और उसमें सिर्फ आपकी क्या लेयर निकल के आ रही है, सेकेंडरी oocyte। वो भी कौन से फेज में, अरेस्टेड में, कौन से फेज में, मेटाफेज 2 में, मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। इसमें अब ये क्या है, अरेस्ट हो गई, और उसकी सेकेंडरी oocyte की आउटर कवरिंग जो है उसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलेंगे। समझ में आ गई बात। देखो आगे, तो अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, रिलीज करती है, पहले ये बर्स्ट होगी और क्या रिलीज करेंगी, प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन वेरी केयरफुली, क्या रिलीज करेगी, सेकेंडरी oocyte। ओव्यूलेशन के टाइम में ओवम की कंडीशन क्या होती है, इट इज सेकेंडरी oocyte from the ovary through the process called ovulation। MCQ क्वेश्चन, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओवम है उसकी कंडीशन क्या होती है, क्या वो फुली मैच्योर होती है, नहीं होती है, कौन से फॉर्म में होती है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होती है, वो भी
मेटाफेज 2 के उसमें फेज में अरेस्ट हो जाती है। अब क्या होगा, जो ये मेटाफेज 2 पे आके अटक गई है और बाकी की मियोसिस बच गई है, वो मियोसिस कब होगी, जब स्पर्म जो आएगा। क्या बात की थी, स्पर्म में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल। एक्चुअली क्या होता है ना, इस oocyte के पास में सेंट्रियोल नहीं होता है, तो सेंट्रियोल नहीं होगा तो फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर उसके उसके बाद तो फिर प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकता मियोसिस का। इसीलिए स्पर्म क्या करता है, अपने साथ क्या लेके आता है, सेंट्रियोल लेके आता है। ये सेंट्रियोल जब लेके आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में सेकेंडरी oocyte जो है वो अपनी कंप्लीट करेगी क्या, मियोसिस 2। ये पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है आपको कि मियोसिस कंप्लीट कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम। ओवम फर्टिलाइजेशन से पहले नहीं, बाद में फॉर्मेशन होता है जब स्पर्म सेंट्रियोल लेके आता है। एंड सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है वो रिलीज होती है, उसका कोई काम नहीं है फर्दर, वो डिवाइड हो सकती है बट उसका कोई प्रोसेस आगे देखा नहीं गया है। चलिए अब आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, अभी हमने बात की कि स्पर्म फॉर्मेशन है, हो गया है, स्पर्म आएगा, अब वो फर्टिलाइज करेगा। मान लो अभी हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ी थी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, तब भी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुएशन का थोड़ा सा पार्ट किया था। अच्छा, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, अच्छा ये एग्जाम में आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किस में है, प्राइमेट्स में होता है। किस में होता है, प्राइमेट्स में, ठीक है, एप्स, ह्यूमन, इनमें होता है। So, reproductive cycle of female primates called menstrual cycle. Cycle क्यों, बार बार। The first menstruation begins at puberty. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग पुबर्टी। लेकिन एग का फॉर्मेशन कब होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, जो स्टार्ट होता है, सब मिनार्क कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है कब, इंटरवल ऑफ 28 टू 28 डेज, 28 टू 29 डेज। एक ओवम जो रिलीज होगा इन द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिलीज ऑफ ओवम क्या होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28-29 डेज है तो बताओ इसका मिडल क्या होगा, 14th डे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे होता है। तो ओव्यूलेशन जनरली कब होगा, 14th डे, 15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें कोई दिक्कत, अब आगे पढ़ते हैं फेजेस कौन कौन से मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, वही हम रिपीट करते हैं, वही हम रिवाइज करते हैं कैसे कैसे। चलिए, तो फर्स्ट फेज आपका क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, ओके। मेंस्ट्रुअल फेज में देखो, फर्स्ट फेज, इट इज फर्स्ट फेज। कौन सा फेज है, फर्स्ट फेज। ये स्टार्ट होता है फर्स्ट डे टू 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट डे से 5th डे, हमने क्या बात की, 28 टू 29। तो फर्स्ट से 5th डे तक जो साइकिल होती है, जो फेज होता है, तो वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें फ्लो होता है किसका, द ब्लड प्लस सेल्स और कुछ म्यूकस, इसका रिलीज होता है, फ्लो होता है फ्रॉम द वेजाइना। दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज। 3 to 5 डेज तक लास्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, पढ़ा था हमने, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कंटेन्स ब्लड। एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जब हमने लेयर्स की बात की थी, 3 लेयर्स की बात की थी यूट्रस की, तो जो एंडोमेट्रियम होता है, सबसे अंदर लाइनिंग होती है, उसके अंदर खूब सारा क्या भरा होता है, ब्लड भरा होता है। तो वो क्यों, क्योंकि ताकि वो नरिश कर सके जाइगोट को अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट आप ये सोचो कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो क्या इस ब्लड के या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो एंडोमेट्रियम क्या करता है, उस ब्लड को रिलीज कर देता है, वो जो लाइनिंग बनाई है, उसने थिक लाइनिंग बनाई है सेल्स की, उसको शेड कर देता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगी, वो ब्लड के साथ शेड हो जाएगी, ब्लड सेल्स एंड ऑल। क्या क्या होगा, म्यूकस, ब्लड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। इट अकर्स ओनली व्हेन, ओनली कब होगा, अगर वो ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तब क्या होगा, एंडोमेट्रियल
जो है लाइनिंग उसकी शेडिंग होगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण हो सकता है? प्रेगनेंसी, अगर जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, उसने इम्प्लांटेशन कर दिया है, तो एंडोमेट्रियम क्या करती है, उसको नरिश करने का काम कर देती है। तो हो सकता है अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, सो दैट इज क्यों, क्योंकि शायद प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है। ये मेजर कॉज होता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है, अगर बॉडी में सही हार्मोन्स रिलीज नहीं हुए, या स्ट्रेस हो गया है, या और भी तरीके बीमारी हो गई। फॉलिकुलर फेज क्या हुआ? फॉलिकुलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है ना? ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो रहा है? प्राइमरी जोना, लास्ट में जाके जब सेकेंडरी oocyte बन रहा है, तब उसका रिलीज होगा, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होगा। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? प्राइमरी फॉलिकल से फिर क्या बन रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये फॉलिकुलर फेज कहाँ पे चल रहा होता है? ये चल रहा होता है ओवरी में, जब हम oocyte का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। समझ में आई बात? सो ग्राफियन फॉलिकल में क्या हुआ कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो कंटिन्यू करके अपने आप को क्या बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, अब ये ग्राफियन फॉलिकल रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन, देखो ये क्या समझ में आ रही है बात? ये दो टर्म्स आपको दिए हुए हैं, रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेरिन एंडोमेट्रियम। अभी क्या हुआ था, जब पिछला अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अभी हमें इम्प्लांटेशन करना है, नया हमने यहाँ पे क्या रिलीज करेंगे? ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट होता है तो ओवम रिलीज होता है। तो एक बात सोचो, अगर ये ओवम रिलीज हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया इन केस, तो एंडोमेट्रियम की जरूरत पड़ेगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए यूटेरिन एंडोमेट्रियम जो है, इसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसको थिक बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए यूटेरस में साथ साथ में जब ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यूटेरस में एंडोमेट्रियम का भी फॉर्मेशन हो रहा है, थिकनिंग हो रही है। तो इस टाइम क्या होता है ना, एलएच जो है ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा ओवरी में, और एलएच जो है वो क्या देखेगा? एलएच जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो क्या करेगा? वो एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो देखो हार्मोनल हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, सो दिस इंक्रीज ग्रेजुअली, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से रिलीज हो गया, ग्रेजुअली बहुत अप जाएंगे। सो ग्रेजुअली जाएंगे, और फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं, अभी हॉर्मोन्स की बहुत जरूरत है ओव्यूलेशन कराने के लिए, ओवम के डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्या होता है ना, ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब एंडोमेट्रियम पूरा डेवलप हो जाएगा और ओवम क्या होगा? पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। अब ओवम का रिलीज करना है, तो जब ये ओवम का रिलीज करना होगा, तब आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज आपका कब से आता है? ओव्यूलेटरी फेज आता है आपका 14th डे या 15th डे। ये होता है मिड ऑफ द साइकिल। ये क्या होगा? मिड ऑफ द साइकिल। ये जो दोनों फेज होते हैं ना बेटा, इस टाइम दो काम चल रहा है। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और ओव्यूलेशन फेज आते ही 14th डे क्या होगा? ओवम रिलीज हो जाएगा। तो एफएसएच एंड एलएच अटेन पीक लेवल, इसी को क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। सर्ज मतलब इस टाइम ओव्यूलेशन डे के टाइम पे जो हॉर्मोन्स का जो लेवल होता है वो सबसे हाई होता है, पीक पे होता है, दैट इज 14th डे। इसी को कहते हैं एलएच सर्ज। एग्जाम में अगर आए एलएच सर्ज क्या है, तो एलएच सर्ज ये बोलेंगे कि जो हॉर्मोन्स है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, और 14th डे तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? वो इतना पीक पे चला जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। सो ये जो पीक पे चला गया था अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स, इसको क्या बोलेंगे? एलएच सर्ज। तो उसके बाद क्या होगा? एलएच सर्ज विच इज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जब एलएच इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा, तभी तो वो बाहर निकल के आएगा। सेकेंडरी oocyte कब बाहर निकल के आएगा? जब उसका रप्चर होगा। रप्चर हुआ ग्राफियन फॉलिकल का, ओवम बाहर, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी, और रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड
ओव्यूलेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो क्या हुआ, जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया, अब क्या करना है, दो काम करना है। एक तो मुझे यूट्रेन वॉल को थिकनिंग करना है ताकि इम्प्लांटेशन में हेल्प हो सके, दूसरी बात मुझे ओवम रिलीज करना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा थिक हो रही होती है, प्लस इसी टाइम पे जो ओवरी है उसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है। फॉलिकल डेवलपमेंट प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और जब एलएच का अमाउंट, एफएसएच का अमाउंट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो एलएच सर्ज के वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज पीक पे पहुंचने के वजह से ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। और जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है तो उसमें से ओवम बाहर निकल के आ जाता है, और ओवम जो बाहर निकल के आ रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। इतना सबको समझ में आया? उसके बाद लास्ट फेज आता है हमारा ल्यूटल फेज, फोर्थ फेज। मान लो कि ओवम रिलीज हुआ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन गई, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। या फिर एक केस भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो गया या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इस फेज में डिसाइड होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। अब ल्यूटल फेज में क्या होता है, हमने क्या बात की कि ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के टाइम में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम बाहर निकल के आ जाता है। तो ये जो पीछे बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने की बात ये है कि जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल के आ गया, तो पीछे बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये हार्मोन, ये सिग्नल्स रिलीज करता है। ये सिग्नल जब रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जब लार्ज होगा अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो पीछे बचा हुआ है ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, यूट्रिन एंडोमेट्रियम को है वो और थिक बनाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, और ज्यादा सिग्नल्स भेजे कि और मैं एंडोमेट्रियम को आप पहले से ही रेडी रखो, जाइगोट फॉर्मेशन अगर हो गया तो इम्प्लांटेशन होना होगा। तो अब क्या करता है, ये इसको प्रिपेयर करता है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। थिकनेस ऑफ यूटेरिन एंडोमेट्रियम इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। अभी जो वहां पे हमने देखा कि जब इससे पहले फेज में जब एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, अब ल्यूटल फेज में वो मैनी टाइम्स बढ़ गया है। एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो और थिक हो गई है ड्यू टू प्रोलीफरेशन। प्रोलीफरेशन मतलब सेल्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा फटाफट फटाफट क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे उतनी ज़्यादा सेल्स बनेगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अब दो केस है, एंडोमेट्रियम रेडी, एग रेडी। मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, प्लस पहले क्या हुआ, अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ग्रो करेगा और फर्दर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराने में हेल्प करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा और ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देगा। जितना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन हाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल कम हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। क्यों, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जरूरत नहीं है, ओवम की रिलीज की जरूरत नहीं है, तो अब सीज हो गया। अगर एब्सेंस हो गई, मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, अब इसका काम ही नहीं है, तो इट विल डीजेनरेट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब नया एग आएगा, नया सेकेंडरी oocyte आएगा, तो उसके साथ साथ उसका ग्राफियन फॉलिकल आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम आ रहा है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरॉन नहीं चाहिए हमें, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं चाहिए, अब हमें एंडोमेट्रियम की थिकनिंग भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, उसके वजह से शेड हो जाएगा, और दैट इज ओनली नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कब तक चलता है, अराउंड 50 ईयर्स। एंड लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा डायग्राम है, आपकी बुक का ही है, आप देख सकते हैं। सो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमने कितने फेज में डिवाइड कर दिया, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में ही आपका क्या होता है, अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन, बीच में आ रहा है आपका ओव्यूलेशन 14th डे मिड, इसके बाद ल्यूटल फेज होता है अगर प्रेगनेंसी होगी,
नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट स्टेप, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होके खत्म हो गया। अब क्या होगा यहाँ से, फॉलिकुलर स्टेज में आप देख रहे हो 2 हार्मोन चाहिए, एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से और एलएच, ठीक है। ये है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यहाँ शेड हो रही है, शेड होती हुई दिख रही है। अब यहाँ से वापस से स्टार्ट होगा, ये मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया, मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, ये आता है आपका फॉलिकुलर स्टेज। फॉलिकुलर स्टेज में 2 काम चल रहे हैं, ये चल रहा है ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और ये चल रहा है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये चल रहा है यूटेरस में। बेटा ध्यान देना, मैंने कहा था साइमल्टेनियसली दोनों काम चल रहे हैं, ये ओवरी में चल रहा है और ये चल रहा है यूटेरस में। पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवेरियन ग्लैंड 2 हार्मोन्स रिलीज करेंगे, एफएसएच और एलएच। अब याद देखो, धीरे 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 एलएच बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है ये एलएच, एलएच क्या हुआ, बढ़ गया। ईस्ट्रोजन क्यों चाहिए, ईस्ट्रोजन चाहिए ओवरी एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो रहा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया फॉलिकुलर स्टेज में। प्लस यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थोड़ी थोड़ी थिक होती जा रही है, तो 2 काम हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एलएच सर्ज गया, एलएच बढ़ गया, एफएसएच बढ़ गया। जब इस पीक पे हार्मोन सबसे ज्यादा होते हैं तो 2 काम होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ओवम बाहर निकल के आ गया, सेकेंडरी oocyte आ गई बाहर, कब, ओव्यूलेशन 14th डे पे। अब क्या होगा, 2 केस हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अब जब ये oocyte बाहर आ गई तो पीछे का जो बच्चा होता है ग्राफियन फॉलिकल, उसे वो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम। वो क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटम, वो बनाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा और क्या रिलीज कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से देख रहे हो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और थिक हो गई, यहाँ से देखो कितने मेनी टाइम्स बढ़ गई है, ठीक है। मान लो प्रोजेस्टेरॉन, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये प्रोजेस्टेरॉन अब रिलीज हो गया, क्यों, क्योंकि अब ये डीजेनरेट हो गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये डीजेनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन नीचे। अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन नीचे हुआ और ईस्ट्रोजन हाई, प्रोजेस्टेरॉन ऊपर चला गया, प्रोजेस्टेरॉन नीचे आते हुए दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, फिर से क्या होगी, ये शेड हो जाएगी। तो ये साइकिल चलती जाती है। ये एग्जाम में आता है ग्राफ समझने के लिए, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेंटेन करना है, ओवरी को भी मेंटेन करना है, यूट्रस को भी मेंटेन करना है। एलएच सर्ज किस दिन होता है, 14 डे। प्रोजेस्टेरॉन हाई क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सिग्नल भेज रहा है, सिग्नल भेजने की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ गई है। तो ये होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म। इसके आगे हम टॉपिक देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन।